हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3 है। सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस हमने 8 क्लास की स्टार्ट कर रखी है और उसमें हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। आज पॉलिटिकल साइंस का 8 क्लास की पॉलिटिकल हम जो है अभी स्टार्ट कर रखी है। हमने 6 और 7 की कंप्लीट हो चुकी है और 8 क्लास की अभी कंटिन्यू चल रही है। हमने 8 क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली है। आप सभी वीडियो जो है पीछे की देख करके फिर आपको जो है 1 बाय 1 अच्छे से समझ में आने आएगी। सभी वीडियो अच्छे से पूरी उनको देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा ये क्या है, संसद। संसद के बारे में मेन फोकस होगा हमारी संसद के ऊपर ही जी, यानी कि किस तरह से संसद का जो है, किस प्रकार से हमें संसद की कमी महसूस हुई थी, यानी कि हमें संसद से क्या क्या फ़ायदे हैं, कानून किस प्रकार से बनते हैं, सरकार का जो है सरकार किस तरह से बनती है, संसद जो है जो आम लोग हैं उनके लिए भी, आम जनता के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है, उनको क्या क्या अधिकार मिले हैं, किस तरह से हम नए नए कानून हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, पूरा जरूर देखना। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा से इसको देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से विनती है कि वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना, अच्छी लगे तो। देखिए, संसद और कानूनों का निर्माण, ये हमारा चैप्टर है नंबर 3। हम भारतीयों को जो है इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के नागरिकों की सहमति के महत्व, उनके विचार, उनके आपसी संबंध, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो कि सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है संसद, यानी कि इसके रूप में हम जानेंगे। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने, यानी कि उसको रोकने पर किस प्रकार से मदद करती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। ये समरी दी गई है, ये जो है संसद का ये पर चित्र दिया गया है। ये देखिए, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, यानी कि लोगों के हाथ में जो है फैसले का जो अधिकार किसने दिया है, क्यों उनको फैसला लेना चाहिए लोगों को, आम जनता को। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था और इस संघर्ष में समाज के बहुत से तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों के प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे और वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली थी। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और वे अपनी मांगें पेश करने लगी थी। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने व प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। यानी कि 1909 में कौन सा कानून बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। यानी कि सभी, जब उस टाइम पर चुनाव होते थे तब सभी को एक समान वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि अब 18 की एज कर दी, उसके बाद क्या है, सभी अमीर हो, गरीब हो, नीची जाति के, ऊंची जाति के, सभी वोट देने का अधिकार सभी को। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, सब पुरुष ही वोट देते थे और पुरुष भी वे वोट देते थे जो कि उच्च जाति के होते थे या फिर अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे पैसे वाले या फिर उच्च पदों पर बैठे होते थे, वो ही वोट दे सकते थे। कोई भी गरीब आदमी या फिर जो आम आदमी होता था ना, नीची जाति का हो, ये आप जो है उस टाइम पर वोट भी नहीं दे सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष ने तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की जो है क्षमता रखते हैं।
स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये नहीं था कि सरकार अपनी मर्जी चलाएगी, उसके बाद भी उन्हें लोगों के बारे में सोचना होगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये देखिए चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या है, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? 2004 में। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग जो है 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी, क्योंकि मत पत्र की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ा था। ये देखिए कि वो पेड़ काट करके वो मतदान वो बनाते थे ना, इसलिए उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई थी, और जब इस वजह से पेड़ों की रक्षा हुई थी, 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा, क्योंकि उन्हें उस बार कागज नहीं बनाने पड़े ना, इसलिए। आगे देखिए, संघर्ष के सपनों और आकांक्षा ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप जो है धारण कर लिया था, और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना लिया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, इसका मतलब है सभी को वोट देने का अधिकार, इसको अपना लिया था। लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब होता है कि चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय है कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, और मतलब लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उनके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच होती है कि व्यक्ति या फिर नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि नागरिक या फिर आम जनता सबसे महत्वपूर्ण है, और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसे कि आपने पढ़ा कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है, यानी कि अपनी सहमति लोग किस तरह से दर्शाते हैं? चुनाव करके। चुनाव में अपनी मर्जी से जो है अपना वोट देते हैं। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनता है, और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहते हैं। यानी कि जो सरकार का चुनाव किस प्रकार से होता है? जनता पहले प्रतिनिधि चुनती है, उन प्रतिनिधियों में से जो विजयी होते हैं, क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह क्या होता है, जो विजयी होते हैं वो सरकार बनता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहते हैं, यानी कि जो सरकार बनता है उसी समूह को संसद कहते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन, यानी कि उसको सही रास्ता दिखाती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि पहले छोटे पद पे सरकारों का चयन करते हैं, कोई एमएलए बनता है, एमपी बनता है, इस तरह से प्रतिनिधियों का ही है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे, आगे देखिए। हाँ ये रहा हमारे संसद के दोनों सदन। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, और इसके दो सदन है, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा में कुल सदस्य होंगे 245, और देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और लोकसभा में 545 सदस्य होंगे, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये देखिए ऊपर चित्र दिया गया है, ये हमारी संसद का चित्र है, और ये नीचे है लोकसभा और राज्यसभा का। संसद की भूमिका देखिए। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का एक प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं? क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह से विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनाव कितने साल में होंगे? 5 साल में। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी चुनाव के लिए अलग अलग क्षेत्र चुने गए हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य पहले से ही होते हैं, यानी कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, और उनको एरिया के हिसाब से एक एक करके
संसद में भेजा जाता है, फिर वहाँ पर भी चुनाव होते हैं संसद में। ये यहाँ पर 17वीं लोकसभा चुनाव का जो परिणाम दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर है 303 सीटों से। चुने जाने वाले उम्मीदवार संसद सदस्य या फिर सांसद या एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर के संसद बनती है और संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। अब चुनाव के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि पहले अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों से एक एक सदस्य को संसद में भेजा जाएगा, वहाँ पर चुनाव होगा। उनके बाद वहाँ पर जो विजयी होंगे एक हिस्सा, उसको क्या बना दिया जाएगा, सरकार, यानी कि वही संसद का हिस्सा होगी, वही संसद के में रह करके कानूनों का निर्माण करेगी। अब किस तरह से कानूनों का निर्माण करती है, क्या क्या काम करती है संसद, किस प्रकार से, ये देखिए। पहला कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है जिसमें पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसका निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या फिर गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। जो गठबंधन का हिस्सा नहीं होता है वह क्या होता है, जो वो होता है विपक्षी दल। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर ही कार्यपालिका होती है, यानी कि हम सोचते हैं कि कार्यपालिका कार्य करती है, वही सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त मंत्री इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल ही के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर के एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। यहाँ पर साइड में देखिए 15वीं जो लोकसभा के वो दी गई है ऊपर चुनाव, इस चुनाव परिणाम में दिखाए गए हैं लोकसभा चुनाव। इन चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा उन्हें अन्य दलों के साथ मिलकर के संयुक्त जो है प्रगतिशील गठबंधन और इसका यूपीए का गठन करके सरकार बनानी पड़ी थी, यानी कि क्योंकि उसके पास कुल जो सीटें थी वो कम पड़ी थी। ये देखिए, ये इनके पास ये सीटें दी गई हैं साइड में, और ये पार्टी का नाम दिया गया है कि कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। अब ये देखिए, केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम होगा साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम होगा नॉर्थ ब्लॉक। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था और बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं यहाँ पर। और दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहाँ पर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय कहाँ पर है? नई दिल्ली की इमारतों में स्थित है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है और राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का जो है प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिली हो। इस प्रकार राज्यसभा की भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये अगला काम है संसद का।
जब संसद का स्तर चल रहा होता है तब उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, यानी कि प्रश्न पूछना कि किसने क्या काम किया। तब संसद जो है अपने नीचे जो काम करने वाले होते हैं ना संसद में, उनसे जो है प्रश्न पूछती है। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ लेती है। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियां और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। जो विपक्षी दल होता है ना उसका यही काम है। विपक्षी दल लोगों का जो है साथ लेकर के आते हैं। लोगों को क्या कानून बनाने हैं, क्या नियम बनाने हैं, वे क्या है जो विपक्षी दल के नेता होते हैं, जो जिनका जो चल रहा है ना सरकार बनी हुई है उससे अलग होते हैं विपक्षी दल। सरकार क्या है कानून बनाती है, कुछ कानूनों को लागू करती है। जो विपक्षी दल वाले होते हैं अगर उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट कानून नहीं बनाया तो विपक्षी दल का क्या काम होता है, जनता से संपर्क करेंगे, उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कि कौन सा कानून चाहिए, क्या जो सभी उनकी ज़रूरतें हैं ना वो विपक्षी दल वाले सुनेंगे। फिर ये यहाँ पर आकर के संसद के अंदर अपनी जो जो आम जनता की बातें हैं, जो जन समर्थन उनको मिला है वो यहाँ पर पेश करते हैं कि जनता को ये चीज़ चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए, उनकी ज़रूरतें ये हैं, ये पूरी करो। वो सरकार जो है फिर संसद सरकार से पूछती है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। इस तरह से वो संसद सरकार से पूछती है, प्रश्न पूछती है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक भी मिलता है और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है यानी कि अलर्ट रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और यह उन कई तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम भी है। आगे देखिए कि कानून किस तरह से बनते हैं। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखते हैं कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह से संसद के सामने आया। घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। जो घरेलू हिंसा है उसके लिए अभी कानून बने हुए हैं तो वो किस तरह से बनी थी, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि हम घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा क्या है। जब कोई भी परिवार का सदस्य आमतौर पर पति किसी औरत या फिर यानी कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसको चोट पहुंचाता है, मारपीट अथवा चोट की धमकी दे, सामान्यतः उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट, भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है और यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया था। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुषों के साथ एक ही मकान में रहती हैं या फिर रह चुकी हैं। ये कानून कब बना, 2005 में। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये दर्शाया गया है कि कानून किस तरह से बना था। देखिए शुरुआत 2000 अक्टूबर 2006 में। अरे रजिया साजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा, ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। तभी महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानूनों की जरूरत ही साबित करनी पड़ी थी। कुसुम और साजिया कौन है, एक महिला संगठन की सदस्य हैं और उन्हें सफ़र की एक बात याद है, यानी कि सफ़र की शुरुआत से ही वो साथ में है। यहाँ से स्टार्ट होता है। अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई थी, मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ।
एक महिला आई है यहाँ पर हेल्प के लिए। एक दूसरी महिला है बूढ़ी औरत, मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और बहुत भला बुरा भी कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, वो मुझे लगता है कि वो मुझे घर से निकाल देंगे। तभी क्या है, महिला ने क्या जवाब दिया, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। और दूसरी क्या चाहती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। क्यों? उस टाइम पर फौजदारी कानून था। 1990 के दशक में मंचों ने नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं और अपने मकानों में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत ही दरकार होती है और इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कानून होना चाहिए। जन सुनवाई, यहाँ पर लोगों ने क्या है वो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 1999 में वकील, कानून और विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा की रोकथाम सुरक्षा विधेयक को मसौदा तैयार किया और इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया था। एक विधेयक तैयार कर लिया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। आपस में बातें करते हुए साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए और उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है, यानी कि उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ये सभी वो आपस में बातें करके ऐड कर रहे हैं कि कानून में क्या क्या ऐड करना चाहिए। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठक की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुनाई थी, यानी कि आखिरकार 2002 में संसद में पेश किया गया था ना विधेयक, फिर वो उनके सामने आया, इन्होंने जो आवाज़ें उठाई थी वो उसमें था नहीं, ये आपस में फिर से बात कर रहे हैं। इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने जो है सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप को विरोध करना होगा, जो उन्होंने विधेयक पारित किया उनका विरोध करेंगे। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर भी एक ऑनलाइन याचिका शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आंदोलनों ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी थी और इस सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया और दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 के पास, और ये लागू कब हुआ था? 2006 में, इतने संघर्षों के बाद। ये देखिए, अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है। यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त परिवार के अधिकारों को मान्यता दी गई है और हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत देगा। बहुत सी पत्नी, माँ, बेटी और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। 2006 में महिला हिंसा विरोध किया गया था, कानून पारित कर दिया गया। यह कानून महत्वपूर्ण है। यह कानून एक साझे मकान में रहने वाली महिलाओं के अधिकार को भी मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। कौन सा? हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून को जिन बातों का वादा किया गया है उसे सचमुच लागू भी किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। ये देखिए, ये कानून लागू कर दिया गया है। अब क्या है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें महिलाओं को देनी होगी कि ऐसा कानून बन गया है जहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। जिन औरतों के साथ हिंसा हो या फिर दुराचार हो उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालातों से उबरने के लिए महिलाएं यानी कि औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना बेहतर होगा। इसका अंग्रेजी में शब्द होता है जो कि बचा रहे।
ये देखिए, इस उदाहरण से साफ हो जाता है, जो हमने ऊपर पढ़ा उससे क्या पता चलता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। यानी कि नागरिकों की वजह से ही महिला सुरक्षा कानून बना है। वे जनता की चिंता को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार, संवादकीयों, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अगला क्या है? अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक स्थिति पर और विचार करते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही नहीं हो सकता है, या फिर वह सभी लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, इसलिए इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टेलीविजनों पर चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत से लोग जो है यह मानने लगे कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए क्या है, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न कार्यपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जारी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह या फिर हिमायत करता है तो दूसरे समूह का उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि कानून संविधान का विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। संसद का ये काम भी है कि अगर कोई गलती से गलत कानून बन जाए जिससे किसी का नुकसान हो, तो वो अदालत में जा कर के क्या करते हैं, इसको रद्द करवा सकते हैं, या फिर इसमें कुछ सुधार करवा सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा था, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता है। इतिहास में हमें ऐसे बहुत से लोग या फिर समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए। कक्षा 7 की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स जो थी, जो उनका रंग सांवला था और रंग के भेद पर सीटें दी जाती थी बसों में। किसी भी सफ़ेद आदमी यानी कि सफ़ेद व्यक्ति होता था, उसके लिए सीट छोड़ दी जाती थी। तो रोजा पार्क्स ने इस कानून का विरोध किया था। अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग होती थी। रोजा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया और इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव या फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। भेदभाव। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्री करती हुई दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र हमने उस क्लास में भी पढ़ा था, 7th क्लास में। इसके बारे में वहाँ पर डिटेल में दिया गया है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे तो उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात का सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी उतने उत्साह से वे जुड़ेंगे और उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। इसलिए हमें इस चैप्टर में हम क्या पता चला
संसद किस तरह से काम करती है और संसद के लिए आम जनता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कानून के लिए, किसी भी गलत कानून पारित हो गया उसके लिए, सही कानून बनाना है उसके लिए, चुनाव करना है इसके लिए, सभी चीज़ों के लिए संसद को आम जनता की, आम नागरिकों की जो है हेल्प की ज़रूरत होती है, उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत होती है। तो आम जनता होने के नाते हमें भी हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पर शब्द संकलन दिए गए हैं, यानी किसी भी इनकी फुल फॉर्म दी गई है। अगर कोई भी शब्द जैसे कि अभी दमनकारी आया था, समझ में ना आया तो स्वीकृति हो गया, गठबंधन का मतलब क्या हो गया, अनसुलझे, आलोचना, विकास क्रम, इन सब का मतलब क्या है, ये एक बार आप पढ़ लेना तो आपको जो बीच में ये शब्द आते हैं ना तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस चीज़ का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। माफ करना, देखिए पहला हमारा स्वीकृति, किसी भी चीज़ पर अपनी सहमति देना, उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति और क्या है निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत और दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। किसी भी काम की जो है पक्ष लेना, कुछ लोगों की, हम नहीं कहते कि हमने ये कानून बनाना है तो हमें कुछ लोगों की सहमति चाहिए, इस तरह से स्वीकृति चाहिए, हामी भरना, इस तरह से। गठबंधन का मतलब है, इसका मतलब समूहों या फिर दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ों के लिए किया गया है। अनसुलझे का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां जहां पर समस्या का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता। आलोचना होता है किसी व्यक्ति या चीज में कमी निकालना, उसे अस्वीकार करना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना, यानी कि जो नागरिक सरकार की आलोचना करते हैं, इसका मतलब ये। विकास क्रम है, सरल से जटिल रूप से विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहते हैं। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों, पशुओं या फिर किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए करते हैं। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह से अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ था। अगला है हमारा राजद्रोह। जब सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या फिर विद्रोह किया जा रहा है तो उसको कहते हैं राजद्रोह। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती और 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत से लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताते थे, उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी का मतलब होता है स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास या फिर अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत ही निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपने आप बीती कहने या फिर उनको सही मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा देते हैं, उनको कहते हैं दमनकारी। ये था हमारा चैप्टर आज का, जिसमें हमने पढ़ा कि आम जनता किस लिए ज़रूरी है, संसद क्या क्या काम करती है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आप स्टार्ट कर रखी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक कर देना। अब मेरी सभी वीडियो देखने के लिए सभी का थैंक्स, एंड आप सभी अपनी तैयारियों में लगे रहे। सभी को गुड लक। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।